जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। एकदम बढ़िया ना। हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स, दिवालिया खाते, जहां प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को हम लोग साथ में मिलकर के इस समय कर रहे हैं। थ्योरी तो बहुत पहले ही पढ़ा चुका था मैं आपको, नहीं देखा है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहीं आपके सिलेबस में, तब तो आपके लिए मैक्सिमम सारे चैप्टर्स हमने कवर किए हुए हैं, सब मिलेंगे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट के अंदर। इस समय प्रैक्टिकल सेशन चल रहा है इंसॉल्वेंसी अकाउंट से रिलेटेड, दिवालिया खाते से संबंधित। आज जो क्वेश्चन करने वाला हूं बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, उसके अंदर कंडीशन बहुत ही अच्छी है और ये 3 बार यूनिवर्सिटी में पूछा भी जा चुका है। क्या कंडीशन है इस क्वेश्चन के अंदर? पर्सनल असेट्स एंड पर्सनल लायबिलिटी की कंडीशन दी गई है क्वेश्चन में। क्या होता है पर्सनल असेट्स एंड पर्सनल लायबिलिटी और कैसे हम जानेंगे कि ये कंडीशन क्वेश्चन के अंदर आई है? तो देखिए, बिल्डिंग के लिए जब हम लोग बात बिजनेस की कर रहे होते हैं तो वहां पर बिल्डिंग वर्ड यूज किया गया या प्रीमिसेस वर्ड यूज किया गया, हाउस या होम वर्ड यूज नहीं किया गया। जब हाउस या होम की बात करी जाए, इसका मतलब है ये पर्सनल असेट्स है। मकान और घर, इन दोनों में क्या अंतर है? मकान तो जनरली किसी का भी मकान हो सकता है। अगर हम हाउस की बात कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं कि वो मेरा है, किसी का भी हो, हम उसको हाउस से ही संबोधित करेंगे। लेकिन मकान जिसको घर कहते हैं, होम जिसको कहते हैं, वो क्या होता है? पैतृक संपत्ति होती है और जिसमें हम अपने परिवार के साथ रहते हैं उसको घर कहा जाता है। तो अगर हाउस या होम की बात आ जाए, बिल्डिंग की बात ना आए, प्रीमिसेस की बात ना आए, आप ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में अगर आपको क्वेश्चन पढ़ते हुए कहीं पर भी होम वर्ड मिल जाए, हाउस वर्ड मिल जाए, इसका मतलब है इसकी पर्सनल असेट्स है। क्या है? पर्सनल असेट्स है। अब अगर पर्सनल असेट्स पर कोई लोन लिया गया तो वो पर्सनल लायबिलिटी बन गई। बात क्लियर? अगर आपके हाउस का टैक्स बाकी है, हाउस टैक्स है, तो वो आपका पर्सनल लायबिलिटी बन गया। आपका हाउस होल्ड फर्नीचर है, फर्नीचर के साथ क्या वर्ड लगा? हाउस होल्ड फर्नीचर। फर्नीचर आप सोफा अपने बिजनेस में भी, ऑफिस में भी डालते हैं और अपने ड्राइंग रूम में भी डालते हैं। अब अगर अपने ड्राइंग रूम के सोफे पर आपने कोई लोन ले रखा है तो वो ड्राइंग रूम का सोफा जो है वो कैसा है? वो आपकी पर्सनल असेट्स है। अगर हाउस होल्ड फर्नीचर की बात आए, हाउस की बात आए, तो ये पर्सनल असेट्स हैं। हाउस पर कोई लोन लिया गया, उस पर कोई इंटरेस्ट ड्यू है, हाउस टैक्स ड्यू है, ये कैसी लायबिलिटी है? पर्सनल लायबिलिटी है। जब क्वेश्चन के अंदर आपको पर्सनल असेट्स और पर्सनल लायबिलिटी दिख जाए, उस कंडीशन में आप सबसे पहले एक पर्सनल बैलेंस शीट बना डालना और उस पर्सनल बैलेंस शीट में अगर एक्सेस ऑफ असेट्स निकला या एक्सेस ऑफ लायबिलिटी निकला, अगर एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर प्राइवेट लायबिलिटी निकलेगा तो फिर उसको हम डिफिशिएंसी अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे क्योंकि ये प्रॉफिट है। और कहीं अगर एक्सेस ऑफ पर्सनल लायबिलिटी ओवर प्राइवेट असेट्स या पर्सनल असेट्स निकल आया तो इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे क्योंकि ये लॉस है। बात तो है पहचानने की, अगर पहचान पाओगे तब तो काम हो जाएगा, पहचान ही नहीं पाए तो कैसे करेंगे? तो मेरी बात को याद रखो, क्वेश्चन के अंदर क्या देखना है हमको? हाउस वर्ड आया क्या? हाउस होल्ड फर्नीचर आया क्या? हाउस पर लोन आया क्या? उस लोन पर इंटरेस्ट ड्यू है क्या? हाउस पर टैक्स ड्यू है क्या? अगर ऐसी चीजें हैं तो बस पर्सनल असेट्स पर्सनल लायबिलिटी का क्वेश्चन है और हम एक पर्सनल बैलेंस शीट बनाएंगे। तो चलो अब हम आपका ये संदेह दूर करते हैं और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। कहां मिलेगा? टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद विदशिरा पर इसका मिलेगा पीडीएफ और स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। मिस्टर श्याम दास ने 30 जून को दिवालिया होने के लिए प्रार्थना पत्र दिया, उनकी पुस्तकों में निम्नलिखित शेष थे। देखो सब कुछ दिया हुआ है टोटल ओवरऑल। नीचे चलो पैराग्राफ में, भुनाए गए विपत्रों पर, इंग्लिश में पढ़ते हैं, लायबिलिटी ऑन बिल्स डिस्काउंटेड ₹5,000 एक्सपेक्टेड टू रैंक ₹1,000। His household furniture, underline the point, his household furniture was valued at ₹2,500. He owned a house, underline करना, he owned a house, वो एक घर के मालिक हैं, valued ₹7,500, having a mortgage, जो एक बंधक में रखा हुआ है, कैसे? On it of ₹6,000 at 4% interest which is paid up to the preceding 31st December, जो 4% के ब्याज पर 6,000 रुपए के बंधक पर रखा हुआ है। बातें वही मिल रही जो मैं आपको बता रहा आया था अभी।
इन पॉइंट्स को देखने के बाद क्या लग रहा है, पर्सनल लायबिलिटी पर्सनल असेट्स का क्वेश्चन है। Preferential creditors amounted to rupees 350 included in creditors and rupees 150 for tax on house was still outstanding. Prepare a statement of affairs and deficiency account. आपसे कहीं उसने नहीं कहा कि आप हमको क्या करो, यहां पर एक पर्सनल बैलेंस शीट बनाओ, कहीं नहीं कहा। लेकिन नहीं बनाओगे तो डिफिशियंसी अकाउंट नहीं आएगा, नहीं बनाओगे तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बन पाएगा, बनाना पड़ेगा। क्या क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक पर्सनल बैलेंस शीट बनाएंगे। क्या करेंगे, पर्सनल बैलेंस शीट बना देंगे। ओके, पर्सनल बैलेंस शीट, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। एसेट्स में हमने क्या देखा, हाउस कितने का है, 7,500 रुपए का है। हमने देखा हाउस होल्ड फर्नीचर कितने का है, 2,500 का है। हमने इस हाउस पर देखा लोन कितने का है, 6,000 का है। फिर इसके साथ ऐड करो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कितना, 6,000 का 4%, कितने महीने का, 6 महीने का। क्यों, प्रीसीडिंग 31 दिसंबर तक का पेड है और 30 जून को पटिशन है, तो पटिशन कब है, 13 जून है और 31 तक का इंटरेस्ट पेड है, तो जनवरी टू जून 6 महीने का इंटरेस्ट तो आउटस्टैंडिंग है, बाकी तो पेड है। तो 6 महीने की इंटरेस्ट निकाल लो, ये 2 जीरो गए, ये 2 जीरो गए, 4 से 4 तियां 12, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 120 रुपया। इसका मतलब है कि 6,120 रुपया इनको पे करना है। किसको, जिसको इन्होंने 7,500 रुपए का अपना मकान दे रखा है उसको। बात क्लियर जी, क्लियर। हाउस टैक्स आउटस्टैंडिंग, हाउस टैक्स 150, ये पर्सनल लायबिलिटी है, ये पर्सनल असेट्स है। हमने पर्सनल असेट्स का टोटल किया, ये आया 10,000 रुपए। पर्सनल असेट्स को हम यहां ले आए 10,000, माइनस किया 0, 5 2 7 3 10, 1 1 2 1 3 7 3 10 और 3 6 1 7, 3730। एसेट्स ज्यादा है, लायबिलिटी कम है, कितनी, 3730। ये इसका मतलब है एक्सेस ऑफ प्राइवेट एसेट्स ओवर प्राइवेट लायबिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ, एक्सेस ऑफ प्राइवेट एसेट्स ओवर प्राइवेट लायबिलिटी। प्राइवेट एसेट्स से प्राइवेट लायबिलिटी जो है वो कम है, प्राइवेट जो एसेट्स है वो प्राइवेट लायबिलिटी से ज्यादा है। ओके, बात क्लियर। तो ये 3730 रुपए कहां ट्रांसफर करेंगे, डिफिशियंसी अकाउंट के डेबिट साइड। लिस्ट बी हिडन है यहां, क्यों, क्योंकि देखो हमने 6,120 रुपए का लोन लिया है, कितना, 6,120 रुपए का, और उनको हमने कितने की प्रॉपर्टी दे रखी है, 7,500 रुपए की प्रॉपर्टी दे रखी है। कितनी प्रॉपर्टी दे रखी, 7,500 रुपए की प्रॉपर्टी दे रखी। क्लियर जी, क्लियर। तो बताओ ना, यहां जो हमने लोन लिया उससे ज्यादा का उनको सिक्योरिटी दे दी, तो फुली सिक्योर्ड हुए कि नहीं हुए, और फुली सिक्योर्ड की लिस्ट कौन सी है, बी, तो ये लिस्ट बी क्रिएट हुई। इस 2500 को क्या करेंगे, इस 2500 को लिस्ट ई में ट्रांसफर कर देंगे। 2500 को क्या करेंगे, लिस्ट ई में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि ये हाउस होल्ड फर्नीचर है। जब एक व्यक्ति इंसॉल्वेंट होता है तो उसकी पर्सनल असेट्स और बिजनेस प्रीमिसेस में फर्क नहीं किया जाता, दोनों से रिलाइज किया जाता है पैसा। तो ये बात आपको समझ में आई, आ गई। तो अब चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की तरफ। तो देखो लिस्ट ए में क्या क्या आएगा। सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अगर अपने कस्टमर को उसके अकाउंट में डिपॉजिट अमाउंट से ज्यादा का ड्राफ्ट भरने की अनुमति दे रही है तो ये ओवरड्राफ्ट होता है और इस पे कोई सिक्योरिटी नहीं लेती बैंक। तो सबसे पहले अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट ए क्या आएगा, बैंक
ओवर ड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट देखो क्वेश्चन के अंदर कितना है, 12,000 रुपए का है, 12,000 का। उसके बाद में क्रेडिट बिल्स पेबल 27,000 रुपए, बीपी ये 27,000 रुपए के हैं। ओके, उसके बाद में देखो क्रेडिटर्स 28,000 रुपए के हैं। केवल क्रेडिटर्स लिखे हों तो भी यहीं पर आते हैं कितने, 28,000। लेकिन 350 रुपए के प्रेफरेंशियल वो इसी में इंक्लूड है। 350 के क्रेडिटर्स प्रेफरेंशियल क्रेडिटर वो इस सन्ड्री क्रेडिटर्स में इंक्लूड है, तो उनको हटा दो तो कितना बचेगा, 27,650, 27,650 बचेगा। बात क्लियर, कितना बचेगा, 27,650 है ना। 0 5 5 10 6 3 9 1 10 7 1 8, ठीक है, ये बचेगा। और बिल डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर्ड क्वेश्चन के अंदर लिखा है लाइबिलिटी ऑन बिल्स डिस्काउंटेड ₹5,000 एक्सपेक्टेड टू रैंक ₹1,000। 5,000 के बिल भुनाए गए लेकिन 1,000 की लाइबिलिटी रह गई, ऐसा पता चल रहा है, वो डिसऑनर्ड होते हैं। डिसऑनर्ड की वैल्यू यहां आती है, ओवरऑल वैल्यू यहां आती है। क्लियर। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा, 0 5 6 7 2 9 9 7 16 16 1 17 2 2 5 1 6 और 1 7 है ना। 77,000, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, 77 नहीं 6 ही आएगा, 2 2 5 और 1 6 ना, 2 2 5 2 2 5 2 2 क्या यार 2 2 4 1 5 और 1 6 है ना। ये बहुत होता है, जो ये अभी हुआ ना, ये बहुत होता है, एग्जाम में भी बहुत होता है। अगर 2 2 5 बोल दिया कहीं, फिर 2 2 5 ही पढ़ेंगे बार बार उसको, आप 2 2 4 नहीं बनेगा वो, है ना। इस वजह से इस चीज पे भी बहुत कॉन्सेंट्रेट करना है ना। तो ये मेरा हो गया 67,650 रुपीज। यहां पर जब वैल्यू हम लाएंगे बाहर तो इसमें 4,000 और बढ़ जाएगी, क्योंकि जो बिल डिस्काउंटेड हुए थे वो 5,000 रुपए के हुए थे। कितने के, 5,000 के। तो 67 में 5 और जोड़ दो, 71,650 यहां आएगा। ओके, बात क्लियर। इन सब की वैल्यू, ठीक, कैसे आएगी इतनी, आप अलग अलग ही करके देख लो। ये 12,000 आएगा, है ना, ये 27 आएगा, ये 27,650 आएगा, और ये 5,000 आएगा। इसकी ओवरऑल वैल्यू यहां आती है, एक्सपेक्टेड टू रैंक यहां आता है। क्लियर, समझ में आया जी। इसके बाद फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट क्या होती है, बी। इनके पास सिक्योरिटी ऑफ हाउस, सिक्योरिटी दी गई है हाउस की, और लोन कितना, वो कितने का है, 7,500 का। जबकि इनसे लोन कितने का लिया गया, 6,120 रुपए का। 6,000 का लोन, 120 रुपए का इंटरेस्ट, तो 1,380 रुपए का क्या है, सरप्लस टू बी कंट्रा लिस्ट जी। यहां पर कितना लिखा जाएगा, लोन की वैल्यू यहां पर लिखी जाती है, ये तो सरप्लस है, 6,120 रुपए। बात क्लियर, लिस्ट भी हो गई, ठीक है। उसके बाद में पार्सली सिक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट सी है नहीं, इनकी वैल्यू बाहर आती नहीं। उसके बाद में प्रेफरेंशियल लिस्ट डी। प्रेफरेंशियल कितने के हैं, 350 के हैं, प्लस आउटस्टैंडिंग हाउस टैक्स 150 का है, तो टोटल कितना हो गया, 500। गवर्नमेंट ड्यूज जितने भी होते हैं, गवर्नमेंट ड्यूज जितने भी होते हैं सब प्रेफरेंशियल, गवर्नमेंट अपना पूरा पैसा ले लेती है, और बाकी लोगों में कंडीशन लगाती है 1920 1909 की, अपना पूरा पैसा हमेशा, कोई भी एक्ट हो, 1909 1920 कोई भी हो, गवर्नमेंट ड्यूज सारे जो होते हैं वो प्रेफरेंशियल होते हैं। तो कितना आया, 500। इसको क्या करेंगे,
डिडक्टेड फ्रॉम लिस्ट जी। तो ये इसका भी टोटल बाहर नहीं आता। इसका मतलब कि मेरा इधर का टोटल जितना होना था वो सब हो चुका है। ठीक है, अब इसकी जरूरत मुझे आगे इधर कुछ नहीं करना। कितना? सिर्फ वही 67,650। इधर का टोटल करना नहीं होता, अगर आप करना चाहें तो कर लें। मैं फिलहाल करके आपको बता दे रहा हूं कितना आएगा। तो इसका मेरा आया था 6,67,650, उसमें ऐड कर लो 4,000 और उसमें ऐड कर दो 6,120 6,120 प्लस ये 500, 78,270 78,270 हो गया। क्लियर? इधर की चारों लिस्ट आपको समझ में आ गई। 3 है, 4 है ही नहीं, तीनों समझ में आ गई होंगी। ओके, यहां पर सन्ड्री एसेट्स लिस्ट ई क्या क्या आएगा? तो क्वेश्चन के अंदर देखते रहना, कैश दिया हुआ है कितना? 100 रुपीज का। 100 क्या है? 100 का क्या है? कैश दिया हुआ है कितना? 100 रुपीज का। उसके बाद में स्टॉक 25,000 का है, 12,000 रियलाइज होगा। स्टॉक 25,000 का है, 12,000 रियलाइज होगा। स्टॉक के बाद में फर्नीचर 8,500 का है, 800 रियलाइज होगा। 8,500 का है और 800 मात्र रियलाइज होगा। ओके, उसके बाद नीचे पैराग्राफ में आओ, जो उसका 2500 का हाउस होल्ड फर्नीचर था, मैंने बताया यहां डिफरेंस नहीं किया जाता। हाउस होल्ड फर्नीचर उसका 2500 का है, 2500 यहां पर भी आएगा और यहां पर भी आएगा। बस हो गया, यहां का टोटल कर दो। तो 8 1 9 5 14, 2 2 4, 1 5 और 1 15,400। यहां का टोटल 5 5 10 1 11, 8 5 13, 8 2 10 5 15, 1 16, 2 1 3, 36,100 रुपए अंदर का आएगा। 25 2 27, 8 35, 36,100। ओके, क्लियर? लिस्ट ई हो गई। यहां पर वही एसेट्स आती हैं जो इंसॉल्वेंट पर्सन के ओनरशिप में हो, जो यहां दी गई हैं वो नहीं आएंगी। बात क्लियर है जी? क्लियर एकदम। चलो और आगे चलें। तो बुक डेट्स, बुक डेट्स लिस्ट क्या है इसकी? एफ। कितने तरीके के होते हैं? गुड। क्वेश्चन के अंदर देखो गुड कितने हैं? 10,000 के। तो 10,000 गुड है तो पूरा इनसे पेमेंट मिलेगा। डाउटफुल कितने हैं? 20 के हैं और 50% रियलाइज होगा तो इनसे भी 10 मिलेगा। और बैड कितने हैं? 20 के हैं, इनसे कुछ ना मिलेगा। बैड भी 20 के हैं लेकिन इनसे मिलेगा कुछ नहीं। तो अंदर का टोटल हुआ 50,000 और बाहर का टोटल केवल इसका नहीं करते, यहां टोटल करते हुए चलते हैं। तो 10 10 20 और 15। अब हमारी एसेट्स हो चुकी हैं 35,400 रुपए की, बिक करके उनकी वैल्यू हो चुकी है। हमारी एसेट्स को बिकने के बाद उनकी वैल्यू कितनी हो चुकी है? 35,400। क्लियर जी? क्लियर। इसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज, लिस्ट क्या है? जी। इसमें क्या आता है? बी आर आता है नहीं क्वेश्चन के अंदर, डैश कर दिया, यही टोटल फिर से ले लिया 35,400। अब सभी संपत्तियां जितनी थी वो बिक चुकी। कितना पैसा मिला? 35,400। इस 35,400 में से 35,000 35,400 में ये 1,380 हम इसके पास से ले आएंगे क्योंकि इसके पास मेरा एक्सेस पड़ा हुआ था, है ना। इससे हमने 6,120 का लोन लिया, 7,500 की प्रॉपर्टी दी, तो 1,380 इसके पास एक्सेस था हमारा, वापस लाएंगे तो असेट्स का वैल्यू थोड़ा और बढ़ेगा। क्या?
सरप्लस फ्रॉम लिस्ट बी 1380 रुपए। अब कितने की संपत्तियां होंगी? 0, 8, 4, 3, 7, 5, 1, 6, 36,780 की हो गई, 36,780 की हो गई। अब पेमेंट करना शुरू करो। सबसे पहले पेमेंट किसका करोगे? प्रेफरेंशियल का करोगे। तुमने लिखा था डिडक्टेड फ्रॉम लिस्ट जी, तो डिडक्ट कर दो। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर लिस्ट डी कितना? 500, तो 0, 8, 2, 6, 3, 36,280। अब इतनी संपत्तियां बची। पेमेंट आपको कितना करना था? पेमेंट कितना करना था? 67,650, 67,650 का पेमेंट आपको करना था। ओके, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, हो सकता है आपको दिख ना रहा हो। 67,650। ओके, ये टोटल हो गया हमारा। इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, 67,650। ओके, इतना पेमेंट करना है, इतनी एसेट्स है मेरे पास, तो पूरा पेमेंट तो हो नहीं पाएगा। कितना नहीं हो पाएगा? तो 10, 0, 8, 7, 15, 2, 1, 3, 3, 3, 6, तो 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6 और 1, 7, और यहां पर 3 और 3, 6, 31,370 डिफिशियंसी लिस्ट एच की कितनी है? 31,370। एक बार देख लो, आंसर यही आ रहा है। उम्मीद है सही होना चाहिए। 31,370 डिफिशियंसी हो गई हमारी। ओके, तो इसका पहले तो आप ले लो एक स्क्रीनशॉट, ताकि ये इंफॉर्मेशन आपके पास अलग से रहे, और इसको अगर चाहें तो सॉल्व करें या फिर इसके आधार पर प्रैक्टिस करें। ठीक, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है? डिफिशियंसी अकाउंट करना है, इसको प्रमाणित करने के लिए कि हमने पूरा क्वेश्चन सही लगाया। डिफिशियंसी अकाउंट बराबर आएगा तो फिर क्वेश्चन सही। मुझे तो इसे रफ करना पड़ेगा, है ना, हटाना पड़ेगा। आपके पास ये चीज नहीं होगी, तो इस वजह से मैं लिस्ट ई और लिस्ट एफ का टोटल नोट कर लूंगा, ताकि यहां से डायरेक्ट में वैल्यू उठा पाऊं। तो लिस्ट ई 3600 थी, जहां से 15,400 रियलाइज हुआ। लिस्ट एफ 50,000 था, और जहां से मुझे 20,000 रियलाइज हुआ। बाकी वैल्यूज मैं अलग अलग जगहों से उठाऊंगा। क्लियर? तो चलो अब देखते हैं डिफिशियंसी अकाउंट। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर कोई पैराग्राफ है नहीं। इस क्वेश्चन के अंदर बेसिक जो कंडीशन थी वो पर्सनल असेट्स, पर्सनल लायबिलिटी की थी। इस वजह से बहुत ही कम इंफॉर्मेशन के साथ हमको इसे क्रिएट करना है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है, कैपिटल हमें दी गई है 16,600 रुपए की, 16,600, 16,600। उसके बाद और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इस तरीके की जिसको हम यहां पे लाएं। ओके, इधर पैराग्राफ में आपका दिया हुआ है बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड, बिल डिस्काउंटेड एंड डिसऑनर्ड। 1,000 का बिल डिसऑनर्ड हुआ था। ओके, और कोई वैल्यू यहां नहीं आएगी। ठीक, अब क्या होगा? लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, संपत्तियों के रियलाइजेशन, बेचने पर उनकी कितनी हानि हुई। देखो लिस्ट ई 36,100 रुपए की प्रॉपर्टी 15,400 में बेचनी पड़ी, तो सन्ड्री एसेट्स कितनी? 36,100 माइनस 15,400, 11 से 4 जाएगा तो 7 बचेगा। यहां पर 5 से 5 जाएगा तो 0 बचेगा, और यहां 3 से 1 जाएगा तो 20 बचेगा। 20,700 रुपए का नुकसान हुआ। डेटर्स 50,000 के थे और मात्र 20,000 रुपए इनसे मिले, तो 30,000 रुपए का नुकसान हो गया डेटर्स पर। लिस्ट ए से कोई वैल्यू आ रही थी वो ले लिया मैंने।
लिस्ट बी की कोई वैल्यू आ नहीं रही है क्योंकि बिल्डिंग का कोई रिलाइज वैल्यू नहीं दिया, बुक वैल्यू ही रिलाइज हो गया। लिस्ट सी में कुछ है नहीं, लिस्ट डी की वैल्यू यहां आती नहीं, लिस्ट ई लिस्ट एफ हो गया, लिस्ट जी थी नहीं, बची लिस्ट एच। डिफिशियंसी लिस्ट एच 31 कितनी थी? डिफिशियंसी इसका कितना था टोटल? 31 था समथिंग कुछ क्या करके, 31,370। ओके, एक और वैल्यू उसका क्या नाम है? एक्सेस ऑफ प्राइवेट असेट्स ओवर प्राइवेट लाइबिलिटीज। तो एक्सेस ऑफ प्राइवेट असेट्स, एक्सेस ऑफ प्राइवेट असेट्स ओवर प्राइवेट लाइबिलिटी, ये था हमारा 3730 रुपए ना, 3730 था, हाँ ठीक है। चलो टोटल कर लो, तो इधर का तो सीधा ही हो गया 30 20 50 और 51,700। इधर का करके देख लो भाई, ठीक है। 0 7 3 10 7 3 10 6 16 1 17 6 1 7 3 10 1 11 3 1 4 1 5 51,700 इधर का भी टोटल हो गया। डिफिशियंसी अकाउंट का टोटल हमारा आ रहा है 51,700 रुपए। तो कुल मिलाकर के हमारा आंसर सही सही एकदम आ चुका है। आंसर दिया हो ना दिया हो, जब डिफिशियंसी के दोनों अगर टोटल हमारे मैच कर गए, इसका मतलब है कि क्वेश्चन एकदम सही हमने सॉल्व कर लिया है। और उम्मीद है आपको भी ये बड़ी सरलता पूर्वक ही समझ में आ भी गया होगा। तो हम लोग का सेशन अभी खत्म नहीं हुआ, लगातार चल रहा है, बस जरूरत है आपके सहयोग की, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। अगर हम मेहनत करके पढ़ा रहे हैं तो आपको भी मेहनत करके पढ़ना है अगर परिणाम अच्छा लाना है। और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है अपने उन दोस्तों के साथ जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को अपने सिलेबस में पढ़ रहे हैं। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।